नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। आज हम हाजिर हैं सारी बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में तनाव कायम। बीजेपी ने की मीटिंग। नीतीश ने कहा कठिन है डगर। केंद्रीय मंत्री वीरप्पन मोइली का सनसनीखेज बयान। पेट्रोलियम आयात कम करने पर एक मजबूत लॉबी दे रही है धमकी। लक्षद्वीप के समुद्र में फंसे जहाज से बचाए गए 22 क्रू मेंबर्स। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से हुआ जल जमाव। हिंद माता और परेल में सड़क पर कई फीट पानी। और स्पॉट फिक्सिंग केस में फंसे श्रीसंत पहुंचे भगवान की शरण में। अपने बराबर वजन के केले भगवान को चढ़ाए। क्वेश्चन आवर में आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, दरअसल वो है नरेंद्र मोदी। क्या भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, जो कि चेहरे के तौर पर सामने आते दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष में, यानी कि या यूं कहें कि उनके विपक्ष में खड़े लोगों के लिए एक ऐसी चुनौती पैदा कर रहे हैं जो दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर हर किसी को कन्फ्यूजियाता जा रहा है। यह शब्द बहुत ज्यादा आजकल इस्तेमाल होने लगा है, कई फिल्मों में आने लगा है। उसके बाद लगा कि इसका इस्तेमाल कर ही लिया जाए। क्यों हो रहा है इस तरह से उहापोह की स्थिति? आखिरकार क्या वजह है? आइए आज हम आपको दिखाते हैं क्या बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती मानता है, कोई नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक मानता है, कोई कहता है नरेंद्र मोदी खड़े ही नहीं होते कहीं पर, और कोई कहता है कि नहीं, अब आप चुप हो जाइए। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी वाकई में बहुत बड़े नेता हैं तो आप उन्हीं के साथ चले जाइए। और ये कांग्रेस के भीतर ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने रखेंगे, आखिरकार जेडीयू के साथ तालमेल को लेकर क्या स्थिति वाकई में खराब बन रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के टूट के आसार अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब मीटिंग बुला चुके हैं और ऐसे में अब वहां क्या होने जा रहा है इस पर सबकी नजर है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज आपके सामने पेश करेंगे हम, खास बातचीत श्रीप्रकाश जायसवाल से, जो कि आज आपके सामने बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का क्या चेहरा, चरित्र और चाल है, उनके हिसाब से वो क्या समझते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को, क्या हो गया है जेडीयू को, क्या हो गया उन तमाम पार्टियों को जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को पाती हैं? ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी के सामने आने के साथ ही एक बड़े चेहरे के तौर पर एक उहापोह की स्थिति है? और जैसा कि तमाम फिल्मों में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम पार्टियां कन्फ्यूजिया क्यों गई हैं? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का मोदी पर तीखा हमला। मोदी को बताया भस्मासुर। मोदी है सांप्रदायिक। बौखला गई है कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष क्या बनाया। मोदी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। मोदी पर कांग्रेस नेताओं के शब्द बाण इतने तीखे छूटे हैं कि सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को भस्मासुर बताया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने राहुल गांधी और मोदी के बीच तुलना करते हुए कहा है, राहुल गांधी पार्टी में सिस्टम और ढांचा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि मोदी खुद को ही सिस्टम और ढांचा समझते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी भस्मासुर हैं। जिन लोगों ने उन्हें तैयार किया वे उन्हें ही खत्म कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी मोदी को जमकर घेरा है। जायसवाल ने मोदी को सांप्रदायिक करार दिया है। इस बार चूंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं, सोचते हैं फिर से घृणा फैलाई जाए। घृणा फैलाने का एक प्रतीक उन्होंने ढूंढ दिया, नरेंद्र मोदी, और प्रतीक ढूंढ के उसको लाके उन्होंने अपना कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। मोदी पर इस कांग्रेसी हमले का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस की बौखलाहट का नतीजा है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के चुनौती को कैसे सामना करे ये नहीं समझ रहा है, और इसलिए वो कभी गाली गलौज पे उतर आते हैं, कभी चुनौती कहते हैं, कभी भस्मासुर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये उनकी बौखलाहट है।
वहीं नरेंद्र मोदी के मसले पर जेडीयू ने अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। जेडीयू की माने तो मोदी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों की अपनी सोच होगी, हर पार्टी का अलग अलग सोच है। एक घर में 4 भाई है, उसका अलग अलग सोच हो सकता है, तो कांग्रेस तो अलग पार्टी है, उसकी अपनी सोच होगी। कोई कौन क्या कहता है उस पर बंदिश तो नहीं लगा जा सकती, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कोई चैलेंज है। मीडिया कुछ दिन तक चलेगी, ठीक है, एक चेहरा है, अगर दिख रहा है तो बिक रहा है तो दिख रहा है, लेकिन गाँव में इसका कोई चर्चा नहीं है। गुजरात में साल 2008 में विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस नेताओं की जुबान मोदी के लिए इतनी तीखी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर तक बता दिया था, लेकिन बावजूद इसके मोदी ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस नेताओं ने फिर से मोदी पर तीखा हमला बोला है। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी इस बार कैसे इन हमलों से निपटते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब से बने हैं तब से लगातार कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस के नेताओं में खलबली इसलिए भी मची है क्योंकि 2014 में कांग्रेस की राह में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा कांटा साबित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सईद मोइज इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो नरेंद्र मोदी दरअसल क्या हैं? एक सांप्रदायिक शख्सियत, जैसा कि श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा, भस्मासुर, जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं। क्या है आखिरकार ये फिनोमेना, क्यों इतना बड़ा बनता चला जा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, संबित बात्रा जी बीजेपी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ नेता वो भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में मीम अफजल साहब भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ नेता। श्याम रजक जी, से पहले कि बीजेपी का बचाव इस पर हम सुने, जरा आप ये बताइए कि कोई जी, हाँ, राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि ये स्थिति क्या है आखिरकार? क्यों नरेंद्र मोदी को कोई भस्मासुर कहता है, कोई सांप्रदायिक कह रहा है? नरेंद्र मोदी क्या भस्मासुर हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, ये चुनावी रणनीति के तौर पर ऐसे पात्रों के नाम पर अपनी बातें कहने का ये पुराना चलन रहा है। ये न कोई असंसदीय वाक्य है और न इसको लेकर के कोई बहुत हाय तौबा मचानी चाहिए। जो उनकी पृष्ठभूमि है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनके कैरियर का ग्राफ है, कहीं न कहीं ये जुमला उन पर सटीक बैठता है, इसीलिए ऐसा कहा गया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है जी कि जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में बनी है जी, और जिस तरह से देश में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक अवसर भारतीय जनता पार्टी के पास था, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उस अवसर से दूर खड़ी दिख रही है जी। कहीं न उसको ट्रांसलेट करने में, एक परिणाम के तौर पर ट्रांसलेट करने में भारतीय जनता पार्टी विफल इसलिए दिख रही है कि जो केंद्रीय उभार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तौर पर, जो नरेंद्र मोदी जी का जिन दिनों वो चर्चा में आए हैं जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कई अभेद्य दुर्गों को ढहते हुए देख पाई है। जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कर्नाटक वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए हैं और एक निर्वाचित सरकार झारखंड में आप दरअसल ऐसा लगता है जी कि नेतृत्व तो बहुत विश्वसनीय नहीं है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बहुत बड़ा रिस्क ले रही है और जाहिर सी बात है इसका खामियाजा हो रहा है। संबित, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, वाकई में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं आपके लिए घाटे का सौदा है? तमाम लोग आज अलग अलग बयान दे रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल ने न्यूज नेशन से कहा कि वो एक सांप्रदायिक छवि के व्यक्ति हैं, सांप्रदायिक हैं और सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर आपके लिए वोट हासिल करना चाहेंगे। जयराम रमेश उन्हें भस्मासुर कह रहे हैं क्योंकि आडवाणी जी को ही खत्म कर दिया उन्होंने, ऐसा उनका मानना, उनका कहना है। तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और अभी आप अपने सहयोगी को देख ही रहे हैं। अजय जी, मैं तो भस्मासुर वाले विषय से पहले आरंभ करूंगा। भस्म तो सही है, वो भस्म आरती करेंगे, भस्मासुर तो नहीं है, भस्म आरती करेंगे और वो भस्म होगा कांग्रेस का। 2014 में कांग्रेस को भस्म कर उसके भस्म से ही आरती होगी, यह पूरी दुनिया देखेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब जहां तक श्री प्रकाश जायसवाल जी और कांग्रेस के अनगिनत नेता जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि जो रिएक्ट करना पड़ रहा है उसके पीछे का कारण डर है। जब तक आदमी डरता नहीं है, जब तक सर्प के सामने कोई दुश्मन नहीं खड़ा होता है, तब तक सर्प फुनकार नहीं मारता है और विष नहीं उगलता है। इतना विष उगलना पड़ रहा है और फुनकार मारना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि कांग्रेस आज सर्प की तरह खड़ी हो चुकी है। संबित, अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों को डर लग रहा है तो आपके सहयोगी क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्यों हो कि राजीव रंजन जी, जो कि कल तक आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, आज कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ है?
आपके सेंटेंस को मैं जरा अमेंड कर दूं, कल तक नहीं आज भी राजीव रंजन जी हमारे भाई हैं और हमारे साथ खड़े हैं। और राजीव रंजन जी का मैं व्यक्तिगत रूप से, और मैं जानता हूं हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत सम्मान करता है, क्योंकि जिस प्रकार के लैंग्वेज का वो प्रयोग करते हैं वो अपने आप में राजनीति में बहुत ऊंचे दर्जे का है। और राजीव रंजन जी ने अपने पूरे वक्तव्य में ना ही जेडीयू के किसी नेता ने इस प्रकार की कोई तल्ख बयानी की है जिससे हमें उलटवार करना पड़े। अभी उन्होंने देखिए, अभी राजीव रंजन जी ने कहा, अभी न्यूज नेशन पर ही उन्होंने कहा कि जो फैसले हाल फिलहाल बीजेपी ने लिए हैं उसका मैसेज सही नहीं जा रहा है, वो आपके बने बनाए दुर्ग, बने बनाए किलों को ढा रहा है। अब इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? देखिए, राजीव रंजन जी की जो एक बाध्यता है, और मैं समझ रहा हूं, मेरे को लगता नहीं है वो ये कहना भी चाहते होंगे, किंतु एक बाध्यता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल उनके पार्टी में डिस्कशन का बन रहा है। परसों मीटिंग है, मुझे लगता है सब कुछ सही होगा और हम साथ आप कह रहे हैं कि लोग सिर्फ मोदी से डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं? कांग्रेस डर रही है। जो ताकतें देश को खोखला करने में लगी हुई है उन ताकतों को मोदी जी से डर है। अच्छा, राजीव रंजन जी, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी इससे पहले कि हम एक रिपोर्ट आगे दिखाएं, क्या आपको भी लगता है कि चलिए कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस नरेंद्र मोदी से डरती है? देखिए, ये पूरी तरह से कांग्रेस को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नहीं, आप भी तो देख रहे हैं, एक राजनीतिक कोई जुड़ाव नहीं है। नहीं, राजीव रंजन जी, एक राजनीतिक शख्सियत को आप भी देख रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहूंगा जी, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, कहीं न कहीं नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस से भारतीय जनता पार्टी भटकी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर व्यक्तिवादी एजेंडे को प्रमुखता देकर नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस को नेपथ्य में भेजा गया है, तो ये गठबंधन के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों के लिए निश्चित तौर पर जवाबदेह है। एक अवसर था, एक ऐतिहासिक अवसर कांग्रेस से देश को मुक्ति दिलाने का, भ्रष्टाचार और महंगाई के सवाल पर जो समाधान हम लोग वापस आते हैं, कांग्रेस उससे रास्ता दिखाने का मौका था। जी, राजीव रंजन जी, आपके इस मुद्दे पर भी हम वापस आते हैं, लेकिन जरा उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने हम पेश करना चाहेंगे। मोदी जैसे ही आए, एक तरह से खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात से अभी डील करना पड़ रहा है कि जेडीयू के साथ कैसे तालमेल फिर से बैठाया जाए, और इस पर लगातार दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ साथ जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जयराम रमेश ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को भस्मासुर बताया, वैसे ही उसी जबान में एक साथ यह भी कह दिया कि दरअसल कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब अजीब बात तो यह है कि एक तरफ वो भस्मासुर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, दूसरी तरफ कहते हैं कांग्रेस के लिए चुनौती है, और उनके इस बयान पर कांग्रेस के तमाम अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अलग तरीके से आ रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भाई जयराम जी, अगर आपको इतना ही वो ताकतवर व्यक्ति दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी, तो उसके साथ चले जाइए। अब जरा देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है और प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है, देखिए। मोदी देश के पहले फासिस्ट हैं। मोदी कांग्रेस के लिए चुनौती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के प्रभारी बने तो इसका साइड इफेक्ट एनडीए के साथ साथ कांग्रेस में भी दिखने लगा है। कांग्रेस नेता कभी मोदी को भस्मासुर बता रहे हैं, कभी उन्हें सांप्रदायिक कह रहे हैं और कभी उन्हें कांग्रेस के लिए चुनौती बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भस्मासुर बताने वाले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि मोदी देश के पहले आधिकारिक फांसीवादी है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जयराम ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी न सिर्फ चुनाव में मैनेजिंग लेवल पर हमारे लिए चुनौती होंगे, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। जयराम के इस बयान के बाद कांग्रेस में भी खलबली मच गई। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि जयराम को मोदी के साथ चले जाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें कांग्रेस से त्याग पत्र देकर मोदी की पार्टी उनके यहाँ गुजरात में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें कांग्रेस से त्याग पत्र देकर मोदी की पार्टी उनके यहाँ गुजरात में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मामले ने तूल पकड़ा तो मीडिया ने बेंगलुरु में जयराम रमेश से उनकी सफाई जानने की कोशिश की, लेकिन रमेश